नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 यानी 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी टॉप 50 प्रश्न लिए गए हैं और इसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक यहाँ पर हम प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 था उसमें 1 से लगाकर 50 तक प्रश्न हमने सॉल्व किए थे यानी देखे थे, और टॉप 50 इसमें भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक इसमें प्रश्न होंगे। तो महत्वपूर्ण सभी के सभी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को देखना है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो सिलेबस से ही आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न दिए जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए, 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में न्यूरॉन और हिंदी में इसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। अगर हिंदी में मिलता है ऑप्शन तो आप हिंदी वाला टिक कर देंगे, अगर इंग्लिश में मिलता है इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ पर रख दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर के अंदर यूरिया के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर के अंदर यूरिया के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो प्रश्न संख्या 52। तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जिगर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीवर। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिट्रिक एसिड, जिसे साइट्रिक एसिड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड जो होता है ये नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 55। ध्वनि तरंगें तेज गति से चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगें जो हैं तेज गति से चल सकती हैं, तो आपको इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठोस, द्रव, गैस और एक निर्वात भी दिया गया है। तो इन चारों में से सबसे तेज ध्वनि तरंगें किस में चलती हैं? 55 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस में चलती हैं। ध्यान रखिएगा, ठोस ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 56। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? आपको बताना है हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। देखिए 56 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया एक रोग है, कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इन सभी के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति जो है यानी रोगी जो है पानी से डरने लगता है। ये वायरस से यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 57। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? आपको बताना है यहाँ पर किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न दिया गया 58। निम्न में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है। 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा सेल। तो बीटा सेल जो है ये इंसुलिन का स्राव करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 59। भारत के किस राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा गया इस पर ध्यान देना है। ठीक है, भारत का ब्रेड बास्केट।
59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 60। दक्कन त्योहार, तो ये त्योहार है, इसका नाम है दक्कन त्योहार, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है दक्कन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में ये दक्कन त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 61। निम्न में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार में मनाया जाता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार में मनाया जाता है। 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छठ पूजा। तो छठ पूजा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 62। ठीक है, डिफेंडिंग इंडिया, तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है डिफेंडिंग इंडिया, ये एक पुस्तक है और इनके राइटर का नाम बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 62। तो 62 का आप राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 63। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो आपको बताना है लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की। 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 64। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया। तो सन बताना है। देखिए 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1916। तो 1916 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 65। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 66। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए 66 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ। अगला प्रश्न देखेंगे 67 का, यहाँ पर है सालसेट द्वीप। तो सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये इम्पॉर्टेंट द्वीप है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया गया है। तो सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। तो मुंबई जो शहर है इसी द्वीप पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 68। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए 68 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कन्याकुमारी जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 69। संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं। तो उस खेल का नाम बताना है। देखिए 69 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल। तो फुटबॉल में ये सभी यहाँ पर ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 70। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? तो आपको बताना है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया। 70 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 71। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है। यानी यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों के मध्य में कितना अंतर है, अंतर पूछा गया था। 71 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16.68% का अंतर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 72। भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो यानी मेन रूप से मुख्य बंदरगाहों की संख्या बतानी है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए 72 प्रश्न है, 72 नंबर का प्रश्न है, भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो प्रमुख बंदरगाह की संख्या बतानी है। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रमुख बंदरगाह 13 हैं। कितने हैं, तो आप बताएंगे 13। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 73। नूपा नृत्य। तो नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इस नृत्य का नाम याद रखिएगा। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। 73 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। तो नूपा नृत्य मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 74। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आपको बताना है जीएसटी। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ। 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 75। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें कहा जाता है बांग्लादेश का जनक। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 76। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई। तो आपको बताना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई। 76 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में हुई थी। ठीक है, तो सुमंगला योजना याद रखिएगा इसका नाम। ये इसकी शुरुआत कब हुई, 2019 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 77। उत्तर प्रदेश की परिवार कल्याण कार्ड योजना, ये नाम दिया गया है। परिवार कल्याण कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या रहा, ये योजना है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। ठीक है, उद्देश्य क्या रहेगा परिवार कल्याण कार्ड योजना का, यानी प्रत्येक परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 78। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 78 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। गूगल एक सर्च इंजन है, यहाँ पर सारा सब कुछ सर्च किया जाता है। फेसबुक ये हमारा सोशल मीडिया है, यहाँ इंटरटेनमेंट से लगा के सारी चीज़ें रहती हैं। ट्विटर भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन गूगल हमारा यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 79। हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित हैं। यानी हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 79। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियो धर्मिता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे रेडियो धर्मिता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 80। बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको बताना है धूम्रपान के लिए जो बीड़ी बनाई जाती है, तो बीड़ी बनाने के लिए ठीक है किस वृक्ष के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्न संख्या है 80। 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेंदू वृक्ष के पत्ते जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। वृक्ष का नाम क्या है, तेंदू। तेंदू वृक्ष के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 81। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। तो आपको बताना है
द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? 81 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1985। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 82। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। 82 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो चित्तरंजन दास जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 83। भारत की तट रेखा की लंबाई बतानी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई, देखिए भारत के यहाँ पर 9 राज्य जो हैं इस तरीके से यहाँ पर हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लंबाई बतानी है। तो तट रेखा जो कि समंदर से यहाँ पर टच करते हैं, तो कितने किलोमीटर की? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। 83 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6100 यानी 6100 किलोमीटर के, कम नहीं है यहाँ पर, किलोमीटर करिएगा। ठीक है, तो 6100 ये इसकी लंबाई है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 84। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो आपको बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4% है। कितना है? तो आप बताएंगे 2.4%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 85। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो आपको बताना, देखिए ये नाम याद रखिएगा, प्रादेशिक सीमा का विस्तार, तो बस यहीं से हमारा आंसर जो है निकलेगा। तो यही टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रादेशिक सीमा का विस्तार। तो देखिए 85 का यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील जो है ये हमारे भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है। कितना मील है? तो 12 समुद्री मील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 86। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो समुद्र के किनारे पर कितने राज्य हैं? तो अभी संख्या हमने बताई थी। 86 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 87। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात की जो है सर्वाधिक तट रेखा यहाँ पर है लंबी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 88। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 88 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखेंगे 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? तो आप बताएंगे 8 राज्यों से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 89। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कौन सा प्रस्ताव? तो ये टर्म याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 89 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 90। भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम। देखिए 90 नंबर का प्रश्न है ये, 90 नंबर का नहीं, प्रश्न संख्या है 90। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 91। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री, तो पहले वित्त मंत्री का नाम बताना है। ठीक है, 91 इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर के, देखिए यहाँ पर षणमुखम, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, आर के षणमुखम।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 92। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई? तो आपको बताना है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 93। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो आपको बताना है हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल्की वे आकाश गंगा। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम जरूर याद रखना है, मिल्की वे आकाश गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 94। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। 94 नंबर का प्रश्न जो है इसका बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 95। ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या है 95। तो 95 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 96। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है हमारे सौर मंडल जो है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो प्रश्न संख्या है 96। इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। इसे अगर इंग्लिश में आ जाता है तो याद रखिएगा वीनस। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वीनस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 97। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है? तो पहले कृत्रिम उपग्रह, दिन पहला जो हमारा कृत्रिम रहा है, फर्स्ट प्लेनेट यहाँ पर देखेंगे, उसका नाम बताना है। तो पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताना है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? प्रश्न संख्या 97। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्तुतनिक, ये नाम याद रखिएगा, स्तुतनिक 1। ठीक है, ये पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 98। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं? ऐसा कौन सा हमारे सौरमंडल का ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या यानी कि चंद्रमा पाए जाते हैं? देखिए प्रश्न संख्या है 98। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि के पास। लगभग इसके पास 88 से ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 99। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो आपको बताना है किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। प्रश्न संख्या है 99। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 100। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न संख्या है 100। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।